स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की ज्योग्राफी से जो आपका चैप्टर है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसमी प्रणालियां, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाला हूं। मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, लिमिटेड बताऊंगा, आप इनको जरूर याद कर लेना, इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। तो फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि पवनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो पवन होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है भूमंडलीय पवनें। भूमंडलीय पवनें क्या होता है कि पृथ्वी के एक विस्तृत क्षेत्र पर, यानी कि बड़े एक पूरे क्षेत्र में लगातार एक ही दिशा में पूरे साल जो पवनें चलती हैं, ओके, एक ही दिशा में जो चलने वाली पवनें हैं वो हमारी भूमंडलीय पवनें कहलाती हैं। और ये पवनें एक उच्च वायुदाब से दूसरे निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से लगातार चलती रहती हैं। अब इनके भी अंदर तीन सब हेडिंग्स आती हैं: व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पवनों का पहला प्रकार। दूसरी जो पवनें होती हैं उनको हम मौसमी पवनें कहते हैं, यानी कि जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है, यानी कि मौसम के अनुसार अगर पवनों की दिशा बदल रही है तो वो मौसमी पवनें हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रकार है स्थानीय पवनें, यानी कि ये पवनें भूतल के गर्म व ठंडा होने की भिन्नता से पैदा होती हैं, यानी कि जैसा भूतल का तापमान रहता है उसी हिसाब से इनका मतलब जो है ये पैदा होती हैं। और ये स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, यानी कि एक सीमित क्षेत्र होगा उसी को ये पवनें प्रभावित करेंगी। अब अगला प्रश्न है हमारा, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से किस प्रकार भिन्न है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। पहला तो पॉइंट ये है कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं, यानी कि वाताग्र क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। फिर है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर होते हैं और इनकी उत्पत्ति व स्थल दोनों पर मतलब होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं। तो ये फर्क हो गया। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, यानी कि इनकी तुलना में ज्यादा दूर दूर तक होते हैं। फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं, ओके। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम को चलते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसको समझने में, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो मैंने आपको बताया है। अब वाताग्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जब दो अलग अलग प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं, ठीक है, वायु राशियां मिलती हैं, यानी कि एक ये वायु राशि हो गई, एक ये वायु राशि हो गई, इनके बीच का जो सीमा क्षेत्र है ये वाताग्र कहलाता है। अब वाताग्र जो है वो भी चार प्रकार का होता है, मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। तो पहला है शीत वाताग्र। शीत यानी कि जो ठंडा, यानी कि जब शीतल यानी कि ठंडी व भारी वायु, ठीक है, आक्रामक रूप से, देखो ठंडी वायु और भारी वायु जब आक्रामक रूप से उष्ण यानी कि थोड़ी सी गर्म वायु राशियों के ऊपर आके मतलब चढ़ जाए, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये जो संपर्क क्षेत्र फिर बनेगा वो शीत वाताग्र वाला होगा। फिर है उष्ण वाताग्र, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि गर्म वायु राशियां जो होंगी वो आक्रामक रूप से आके ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इसके बाद जो वो बीच का क्षेत्र बनता है वो हमारा उष्ण वाताग्र कहलाता है। फिर है अधिविष्ट वाताग्र, यानी कि यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उड़ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। फिर है अचर वाताग्र। अचर वाताग्र का मतलब होता है कि जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहते हैं, यानी कि जब वाताग्र ऐसे वाताग्र जिनमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती तो उस कंडीशन में हम इनको अचर वाताग्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपको मैंने बताया, वायु राशियां, ओके, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, वायु राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इनके उद्गम क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो देखिए वायु राशियां 5 प्रकार की होती हैं और साइड में उनका उद्गम क्षेत्र भी लिखा हुआ है, आप इसको जरूर याद कर लेना। तो पहला है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, जिसको एमटी लिखते हैं, जिसका उद्गम क्षेत्र महासागर है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, जिसको हम सीटी लिख रहे हैं यहाँ पे, और इसका उद्गम क्षेत्र महाद्वीप है। ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, ये ध्रुवीय महासागरों से इसका उद्गम होता है। ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, इसका ध्रुवीय महाद्वीप से होता है। इसके नाम से ही आपको उसका उद्गम क्षेत्र याद हो जाएगा। महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि, तो इसका आर्कटिक महाद्वीप से उद्गम होता है।
और भी है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उष्णकटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती हैं, ठीक है, और तथा ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती हैं। ये इनके नाम से पता चल रहा है आपको। अब यहाँ पे जो है इनका उद्गम क्षेत्र लिखा हुआ है, और मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, इसका जो आपका यहाँ पे उद्गम क्षेत्र है उष्ण महासागर। ओके, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल यानी कि उष्ण मरुस्थल। उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, ठंडे महासागर। उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि बहुत ठंडा बर्फ से ढका हुआ, ये बर्फीला महाद्वीप हो जाएगा आपका। स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिक तथा आर्कटिक क्षेत्र आर्कटिक। ये आप जगहें याद रखना जो मैंने आपको बताई है। और अब हम चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, जो कि है वायु दाब के क्षैतिज वितरण के विश्व प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको बताना है क्षैतिज रूप से किस प्रकार से वायु दाब का वितरण है। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को हम इसका क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि अक्षांश जो है वो हमारे क्षैतिज चलते हैं। ओके, विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में अंतर होता है, ये भी हम सब जानते हैं, और पृथ्वी के घूमने का जो प्रभाव होता है उससे भी वायु दाब अलग अलग होता है। तो इसमें 7 तरीके के कटिबंध होते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आप फोटो से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। ध्रुवीय उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है, मैं आपको अंदर से भी बता देता हूं एक बारी। तो पहला है हमारा विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं विषुवतीय निम्न दाब जो हमारा यहाँ पे कटिबंध है, इस कटिबंध का विस्तार 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में होता है। और इस कटिबंध में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, और यहाँ की वायु हमेशा गर्म होकर ऊपर उठती है। तो आप अगर इसको यहाँ पे देखोगे तो एकदम ये सेंटर का है, और सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ेंगी तो वायु हल्की हो जाएगी, हल्की होगी तो साल भर ऊपर उठती रहेगी। ओके, और इस कटिबंध में पवनें नहीं चलती, केवल मतलब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत ऊपर ही ऊपर उठती रहती हैं। अतः यह कटिबंध पवन विहीन शांत प्रदेश बना रहता है। भाई जब पवन ऊपर ही ऊपर उठती रहेगी तो चलेगी कैसे। ओके, इसलिए ये शांत कटिबंध या डोलड्रम भी कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ये बीच का क्षेत्र है तो सीधा धूप की किरणें पड़ेंगी तो पवनें गर्म हो जाएंगी, गर्म होंगी तो ऊपर उठती है पवन, ठीक है, और ऊपर उठेगी तो वो शांत रहेगा वहां का इलाका, हवाएं नहीं चलेंगी। फिर दूसरा है उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध। ओके, अब ये उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध में क्या होता है, ये कटिबंध उत्तरी व दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैला हुआ होता है, और इस कटिबंध में वायु लगभग शांत एवं शुष्क होती है, ठीक है। आकाश स्वच्छ मेघ रहित होता है, यानी कि बादल नहीं होते यहाँ पे ज्यादा। संसार के सभी गर्म मरुस्थल इसी कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है, क्योंकि पवनों की दिशा भूमि से समुद्र की ओर होती है, और ये पवनें शुष्क होती है, यानी कि इस इलाके में एकदम शुष्क पवनें होती हैं, आर्द्रता वाली नहीं होती। ज्यादातर जो गर्म मरुस्थल हैं वो मतलब इसी के अंदर है, तो ये हो जाएगा। फिर है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध। इस कटिबंध का विस्तार जो है उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, और यानी कि यहाँ पे विशेष रूप से ठंड में यानी कि शीत ऋतु में चक्रवात आते हैं। फिर है ध्रुवीय उच्च वायु दाब कटिबंध, ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो इनका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों यानी कि 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है, और तापमान यहाँ स्थायी रूप से बहुत कम रहता है, क्योंकि थोड़े ठंडे इलाके हैं। अतः धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ से ढके हुए इलाके होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। बाकी चित्र आप सभी के सामने दिया ही हुआ है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको ये नाम लिखा हुआ दिख रहा है उसके बीच का क्षेत्र आपको देखने में आ रहा होगा, बस उसी तरीके से आपको लिख देना है। तो इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर पे भी वीडियो आएगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप